नमस्कार, क्या बोलती दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। भारत चीन में मौजूदा समय में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और तनाव चरम पर है। तो वहीं एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक हुई, जिसमें मेजर जनरल रैंक तक के अधिकारी शामिल रहे। हालांकि इस दौरान क्या बातचीत हुई, इस बारे में चीजें अभी खुलकर सामने नहीं आ सकी। एक रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी तनाव के बीच दोनों देशों के बीच डिविजनल कमांडर स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी शामिल रहे। दोनों देशों के बीच इस स्तर की ये तीसरी बैठक हुई है। इससे पहले ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारियों की कई मौके पर बातचीत हो चुकी है। बता दें कि मौजूदा समय में चीन और भारत के मध्य युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, जिसके चलते एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सेना के साथ साथ राजनयिक स्तर पर बातचीत जारी है। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास बॉर्डर पर तनाव पिछले 1 महीने से जारी है। दोनों देशों के बीच इसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला है। लद्दाख के पास मई की शुरुआत से ही चीन और भारत के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पहले यहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हाथापाई हुई थी। उसके बाद चीन ने सड़क निर्माण शुरू किया और फिर करीब 5000 सैनिक जमा कर लिए। इसके अलावा चीन ने एयरबेस पर भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। वहीं इसके जवाब में भारत ने भी सैनिकों की संख्या बढ़ाई, तो साथ ही कुछ लड़ाकू विमान भी तैनात कर दिए। भारत की ओर से जारी सड़क निर्माण को भी नहीं रोका गया है और काम लगातार जारी है। बता दें कि बीते दिनों खबर थी कि चीनी सेना के लड़ाकू विमान भारतीय बॉर्डर के पास लगातार उड़ान भर रहे हैं और चीन विमानों की संख्या बढ़ा रहा है। हालांकि चीन की हर चाल पर भारतीय सेना और एजेंसियां पैनी नजर रखे हुए हैं। वहीं उधर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी माना है कि बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं। पोम्पियो का कहना है कि चीनी सेना भारत के बॉर्डर की ओर बढ़ गई है। एक इंटरव्यू में माइक ने भारत चीन की स्थिति को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में चीनी सेना भारत के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय बॉर्डर के पास चीनी सेना को देखा जा सकता है। हालांकि देश में इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है और बहुत चीजें छुपाने का आरोप लगा रही है। लेकिन इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक निजी चैनल पर दिए इंटरव्यू में साफ किया कि वो इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहे हैं। शाह का कहना था कि वो भारतीय सीमाओं के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगे। उधर शाह के इस बयान का रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने भी समर्थन किया और चीन के साथ किसी भी समझौते की बात को दोहराया है। अमित शाह की स्टेटमेंट बिल्कुल उसी माफी की स्टेटमेंट है जैसे राजनाथ ने कहा है कि हिंदुस्तान जो है अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट हिंदुस्तान की पॉपुलेशन, चाइना की पॉपुलेशन और इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए भी है। गौरतलब है कि चीन के साथ पिछले 1 महीने से लद्दाख में तनाव जारी है। जहां चीन अपनी अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहा, तो वहीं भारत ने भी साफ कर दिया है कि वो चीन के साथ हर मोर्चे पर आमने सामने होने के लिए तैयार बैठा है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। वहीं देश की राजधानी दिल्ली अब कोरोना वायरस की जकड़ में फंसती जा रही है। राजधानी में अब कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उधर राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों से लगातार सुझाव मांग रहे हैं और उन्हें जागरूक करने की कोशिश में जुटे हुए हैं,
लेकिन उनके ये प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। और अगर कोई दिक्कत होगी तो यहीं वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक्टिव केस के मामले में देश की राजधानी दिल्ली अब दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि महाराष्ट्र इस लिस्ट में पहले स्थान पर बना है। जहां राजधानी दिल्ली में 20,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, तो वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 70,000 के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुकी है। जानकारों की माने तो मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के पीछे लॉकडाउन में मिली छूट का बड़ा कारण है। वहीं बात करें राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर एकाएक मामले बढ़े। जहां मई महीने की शुरुआत में यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,000 थी, वहीं महीना खत्म होते होते ये संख्या 20,000 तक पहुंच गई। इसका एक बड़ा कारण लोगों की लापरवाही, रेड जोन क्षेत्रों में मिली छूट भी है। यहाँ ना तो सरकार की गाइडलाइन का पालन किया गया और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया, जिसके कारण राजधानी दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। लोगों से सुझाव के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन इसका असर शायद जनता पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वहीं इसे लेकर जब हमारे संवाददाता लोगों के बीच पहुंचे और उनसे उनकी राय जानी, तो क्या कुछ उनका कहना था, आपको भी सुनाते हैं। देश के अंदर 4 लॉकडाउन सफल रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी दिक्कतें भी आई हैं, क्योंकि कुछ प्रवासी मजदूर जो थे वो घरों से बाहर निकले थे अपने गांव जाने के लिए, मगर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों के साथ साथ 5वां लॉकडाउन लगाया गया है अब जाके। तो कहीं ना कहीं ये जो है 5वां लॉकडाउन जो है वो अनलॉक किया गया है, यानी कि सब कुछ खोल दिया गया है सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जो लोगों को जो लोग घरों के अंदर बैठे थे 2 महीने से, अब वो लोग घरों के बाहर निकल कर अपने काम धंधे की तरफ जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आज दूसरा दिन है और लगातार गिनती बढ़ती चली जा रही है। क्या लोग बागों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या फिर सरकार की जो गाइडलाइन है उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, या देखने वाली बात है। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से वो लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की सिर्फ धज्जियां उड़ा रहे हैं, या फिर कहें या फिर गाइडलाइन जो है सिर्फ वो गाइडलाइन ही बन के रह गई, लोग बाग फॉलो भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, या सरकार की गाइडलाइन है जो है कोरोना महामारी से बचने के लिए वो किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षत उपाध्याय है सर। सर ये बताइए, ये जो अनलॉक किया गया है आप 5वें लॉकडाउन के अंदर, तो क्या है ये 5वें अनलॉक जो है वो आप क्या समझते हैं और इससे कितना फ़ायदा होने वाला है? सर मेरे हिसाब से तो 5वां लॉकडाउन ये जो लगा है अनलॉक, ये ज़रूरी था, वरना हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाती फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़ है कि अगर हमें इस लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करना होगा, क्योंकि हमें साथ साथ चल रहा है। अब कोरोना ऐसा नहीं है कि आ जाए और कल ख़त्म हो जाएगा, उसकी कोई लिमिटेड डेट नहीं है। तो हमें उसके साथ जीना सीखना होगा, सबसे बड़ी बात यह है। वरना अगर आप सब चीज़ बंद कर दोगे तो इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, और इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी तो कोरोना से पहले लोग भूख से मर जाएंगे। तो आप ये समझिए, सबसे पहली बात यह है कि खोलना है, सही खोला है इन्होंने। अच्छा, एक चीज़ और जो ज़्यादातर देखने को मिली ये पूरे लॉकडाउन के अंदर के जो यंगस्टर थे वो लॉकडाउन का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते हुए मिले थे, क्या वो सही था? नहीं सर, वो बिल्कुल सही नहीं था, बल्कि आज की यंग जनरेशन के पास तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव है घर पे बैठ के कुछ ना कुछ करने के। लेकिन हाँ, कई जगह लोगों ने पालन नहीं करे, तो पुलिस वाले थे वहाँ, उन्होंने अपनी ड्यूटी करी है उसके जगह उनके लिए। अच्छा, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या समझते हैं इसे अनलॉक जो लॉकडाउन लगाया गया है, क्या है ये पहले चरण के अंदर। जरा आप बताइए, आप भी यंगस्टर हैं और किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को? देखिए, मैंने जहाँ तक तो देखा है, जहाँ सोसाइटी वगैरह है तो सोसाइटी वगैरह में ये है कि बच्चे जहाँ खेल कूद रहे हैं, कहीं कहीं पे सोसाइटी में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी है कि लोग बाहर निकल ले नहीं निकल ले, और कहीं कहीं पे ये भी है कि बाहर निकल भी रहे हैं लोग। और कुछ ऐसा भी आ रहा है कि लोग बाहर के सब्जी वालों से भी सामान नहीं ले रहे हैं, कि जैसा हो रहा है कि हाँ एक फ़िक्स सब्जी वाला जो आता था उसी से सामान ले रहे हैं लोग। हाँ, प्रिकॉशन ले रहे हैं, मगर हाँ कहीं कहीं पे देखा जा रहा है जैसे कि राशन की दुकान हो गई, जैसे कि अभी मैंने देखा जैसे केजरीवाल जी जो हमारे राशन बांट रहे हैं, वहाँ पे ये है कि थोड़ी बहुत जो है लोगों में एक तरह की
नॉलेज का मैं तो ये नहीं कह सकता, मगर हल्की हल्की चूक होती है। जो लोग वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही भूल गए हैं कि क्या है क्या नहीं है, उस चीज़ का लोगों को ध्यान देना है, मास्क वगैरह का ये चीज़। अब मेन चीज़ क्या है कि इसी चीज़ को ध्यान में लेते लेते उसी को देखना एक सवाल और बनता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि सुझाव मांगे हैं, क्या वो 5वें लॉकडाउन के अंदर क्या करें, क्या आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से ये जो 5वां लॉकडाउन है ये एकदम ही सही करा है, तो ये तो चलना ही चाहिए। और साथ में साथ जो हमारे ऑफिस वगैरह जैसे केजरीवाल जी ने सारा का सारा हर चीज़ ओपन कर दिया, सही है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी बैलेंस रहे। क्योंकि उसके और कोई हमारे पास ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि लोग इतने भूखे मर रहे हैं, इतना जैसे कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो लोग काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, सोनू सूद वगैरह के बारे में हमने देखा काफ़ी। ये है कि हाँ, अच्छा भी लगा लोगों का देख के कि दाएं हाथ से दान दिया, बाएं हाथ को पता ना चले। तो वो लोग अगर ना हो तो ऐसे श्रमिकों को उन्होंने ये भी नहीं देखा कि कौन कितना लेवल पे रहता है, उसको फ़्लाइट से भेजा जाए, इससे नहीं। उन्होंने ये क्या देखा कि जो जितनी ईजिली पढ़ रहा है उन्होंने फ़्लाइट से लोगों को भी भेजा है, ट्रेन से हुआ ट्रेन से भेजा है, बस से हुआ बस से भेजा है, खाना से लेके पीना तक सारी चीज़ें प्रोवाइड करी है। तो ये जो 5वां लॉकडाउन है मैं तो बोलता हूँ एकदम सही है, सब चीज़ सही है। बस यही है, इसी चीज़ को लोग पालन करते रहे तो हमारे देश की इकोनॉमी अभी नहीं बढ़ेगी, बैलेंस रहती रहेगी। आपने किस तरीके से जनता की जो राय है, या फिर कहें जो अरविंद केजरीवाल ने सुझाव मांगा है कि लोग बाग अपना सुझाव दें, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि 5वें लॉकडाउन को जो अनलॉक किया गया है वो कितना कारगर है, और ये कोरोना पेशेंटों की जो गिनती है वो कितनी थम सकती है, क्योंकि अभी दूसरा दिन है। आने वाले दिनों के अंदर पता लगेगा कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर गिनती बढ़ेगी या कंट्रोल होगी। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एएनबी न्यूज़, दिल्ली। देश में कोरोना संकट के बीच प्राकृतिक आपदाओं का दौर भी जारी है। जहां पिछले दिनों अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल में जमकर तांडव बरपाया, तो वहीं अब एक और खतरा मुंबई की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को कोरोना संकट के बीच एक और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग का अनुमान है निसर्ग 3 जून को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर और दमन के बीच टकरा सकता है। इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 6 जिलों पालघर, ठाणे, रायगढ़, धुलिया, नंदुरबार और नासिक के लिए खतरे की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक 3 और 4 जून को भारी बारिश के साथ समंदर में तूफान आने की भी आशंका है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने समंदर के किनारों पर एनडीआरएफ की तैनाती करने का आदेश जारी किया है। साथ ही मछली पकड़ने वालों को भी समंदर से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है। से हूँ और जो अभी निसर्ग जो साइक्लोन आ रहा है उसके लिए हमारी महाराष्ट्र में 10 टीमें टोटल तैनात है, जिसमें रत्नागिरी मालवन में एक टीम है, सिंधुदुर्ग में एक टीम है और डिस्ट्रिक्ट रायगढ़ में 2 टीमें हैं, एक श्रीवर्धन में है और एक अलीबाग में है। ठाणे में भाईंदर में एक टीम है और पालघर में 2 टीमें हैं, जो कि पालघर और डहाणू में एक टीम है। और जो यहाँ पे अंधेरी लोकेशन है जहाँ पे रीजनल रिस्पांस सेंटर है 5 बटालियन एनडीआरएफ का, वहाँ पे 3 टीम है। जैसे कि ये टोटल 10 टीमें निसर्ग साइक्लोन के लिए तैनात की गई है। और देखिए सर जी, बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो उत्तर विभाग की तरफ से दादर माहिम चौपाटी पे बहुत से यंत्रणा सज्ज है, जैसे कि कोस्ट गार्ड, फायर ब्रिगेड, बीएमसी वर्कर्स, बहुत सारे और सफाई वर्कर्स भी अपने काम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक लोगों को ध्यान में दे रहे हैं कि यहाँ लोगों को आना नहीं है, पहली बार अपने घरों में रहना है और लॉकडाउन तो चालू है, मगर फिर भी यहाँ जो समुद्र किनारे आने का जो आशंका जताया जा रहा है तो बहुत ही कम दिख रहा है, क्योंकि समुद्र का पानी का जो बहाव है वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, तो घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है।
हालांकि अधिकारियों की माने तो उनकी तरफ से सभी तरह की तैयारी कर ली गई है और ये तूफान ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एनडीआरएफ की ओर से सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। वहीं मुंबई की तरफ बढ़ती इस आफत को लेकर हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने समंदर के तटों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कोरोना महामारी के बाद मुंबईकरों को एक और मुसीबत झेलनी पड़ेगी, ऐसी जानकारी मौसम विभाग ने दिया है। इसमें उपस्थित है मुंबई के आक्सा बीच पर। आप देख सकते रहे हैं, ये आक्सा बीच का समुद्र का किनारा है, जहां अक्सर चहल पहल भीड़ हुआ करती थी, सैलानियों का तांता लगा रहता था। वहां बिल्कुल सुनसान और सन्नाटा छाया हुआ है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीएमसी ने एक बोर्ड लगाया है जिसपे साफ तौर पे लिखा है कि मछुआरों को अंदर जाना मना है क्योंकि धोखादायक हो सकता है। वहीं मौसम विभाग ने एक सूचना जारी करते हुए ये कहा है कि 3 जून और 4 जून को तेज बारिश के साथ साथ बड़े तूफान आने की आशंका बताई गई है, जिसको लेकर जो है मुंबई के कई इलाकों में एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। और एहतियातन ये भी बोल दिया गया है कि तमाम जो मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं उनको समुद्र में न रखा जाए, उनको त्वरित जो है समुद्र से बाहर निकाल दिया जाए। दूसरी तरफ तस्वीरें आप दिखाएंगे कि तमाम वो लाइफ गार्ड हैं जो लगातार जो है चहलकदमी कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं कि कोई मछुआरा अंदर न रहे। वही दूसरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि जो सफाई कर्मी हैं वो लगातार सफाई में लगे हुए हैं, क्योंकि समुद्र के किनारे अक्सर जब सैलानी आते तो गंदगी होती थी, उसको लेकर जो सफाई कर्मी लगातार साफ सफाई कर रहे हैं। इस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी एक घोषणा की है कि समुद्र के किनारे कोई जाए ना, और अगर मछुआरे गए भी हैं या जाते भी हैं तो उनको त्वरित जो है समुद्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि आने वाले 3 और 4 जून को बड़ी आशंका जो तूफान की जो आशंका जताई जा रही है उसको देखते हुए एहतियातन ये सारे कदम उठाए गए हैं। कैमरा पर्सन अशोक गुज्जर के साथ सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। अनलॉक 1 कई राहतों के साथ 1 जून से देश भर में शुरू हो चुका है और इस दौरान कई सेक्टर्स को राहत दी गई और कुछ सेक्टर्स को अभी भी पाबंदियां झेलनी पड़ रही है। ऐसे में किन चरणों में क्या छूट दी गई और जींद के डिप्टी कमिश्नर का क्या कुछ है कहना, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। एक जून से देश भर में अनलॉक 1 शुरू हो चुका है और इसके लिए सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि अनलॉक 1 में सरकार की ओर से कई रियायतें दी गई, लेकिन रेड जोन क्षेत्रों में कुछ पाबंदियां जारी हैं। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अनलॉक 1 के पहले चरण में सरकार की ओर से किन सेक्टर्स को रियायत दी गई। सबसे पहले धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, स्वास्थ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को 8 जून से खोलने की अनुमति मिल चुकी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग और कोचिंग संस्थानों के खोले जाने पर फैसला लिया जाएगा। सभी साझेदार, जिसमें बच्चों के माता पिता भी शामिल हैं, उनके साथ वार्तालाप कर जुलाई में इस पर फैसला लिया जाएगा। कोरोना के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क को खोलने का फैसला लिया जाएगा। स्थिति के आकलन के बाद ही सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों या फिर ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने वाले कार्यक्रमों पर प्रतिबंध हटाने पर विचार किया जाएगा। 1 जून से रात में लगने वाले कर्फ्यू में थोड़ी राहत मिली। अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। घरेलू उड़ानें, श्रमिक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन का संचालन जारी रहेगा। 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं की सप्लाई जारी रहेगी।
65 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी गई है। 10 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं को भी घर में रहने की हिदायत दी गई है। वहीं हरियाणा सहित जींद में अनलॉक 1 को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता परमजीत पवार ने बात की जींद के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आदित्य दहिया से। में 5 लॉकडाउन शुरू हो गया है, यानी कि अनलॉक 1। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जींद के जो डीसी हैं आदित्य दहिया, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां हैं जींद की? आज से जो है पहला चरण शुरू हो चुका है और 8 तारीख से जो है मंदिर की बात की जाए, मस्जिद की बात जाए, वो भी खोले जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके आह्वान के बाद जो लॉकडाउन हुआ था, अब गृह मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा उसके जो 5वां चरण है, 1 जून से आज अनलॉक 1 का शुरुआत हो गई है। इसमें जो भी हरियाणा सरकार के आदेश हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं, जो भी भारत सरकार के आदेश हैं, उनके आदेशानुसार जींद में अब काफ़ी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। जो भी दूसरे राज्यों के लोग यहाँ हमारे मजदूर भाई या कोई भी फंसे हुए थे, उन सभी को प्रशासन उनके गृह राज्य भिजवा रहा है। साथ में सभी दुकानों को भी खोलने की जो नियम में अनुमति हैं वो दी जा रही हैं। और इसके अलावा 8 जून के बाद से कुछ और रियायतें इसमें दी जाएंगी जो अनलॉक 1 के तहत वो सरकार के निर्देशानुसार अब जींद में भी दी जाएंगी। सर, जैसे मंदिर की बात की जाए, मस्जिद की बात की जाए, गुरुद्वारे की बात की जाए, तो कैसे लोग मतलब दर्शन करें और कैसे मतलब नई गाइडलाइंस आई है, कैसे देखते हैं आप? धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए जितने भी व्यक्तियों को आने जाने की बात है, उसको लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कुछ गाइडलाइन, कुछ मापदंड सरकार ने जारी किए हैं। मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि अगर वो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का 8 जून के बाद से पूरा पालन करें। और उसके साथ साथ जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको हम लगातार मीडिया से भी उसका प्रचार करेंगे। सभी धार्मिक संगठन भी इसमें हमारे साथ जुड़े हैं, उसका पालन करें ताकि कोरोना वायरस यहाँ ना फैले। सर, स्कूल कॉलेजों की बात की गई है, जुलाई में खोले जाएंगे, उनमें किस तरह के, जैसे क्लास कितने बच्चे हो, मतलब क्या नई गाइडलाइंस है? जींद ज़िले में सभी सरकारी स्कूलों में हमारे जो सरकारी अध्यापक हैं वो ऑनलाइन लर्निंग के हिसाब से, डिस्टेंस एजुकेशन से ऑनलाइन लर्निंग अभी बच्चों को दे रहे हैं। मेरा सभी स्कूल के संचालकों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन लर्निंग को इस समय बढ़ावा दें। जो भी निर्णय सरकार का स्कूलों को खोलने के बारे में या कोचिंग सेंटर को खोलने के बारे में होगा, कॉलेजों के बारे में होगा, वो जल्द ही पब्लिक को बता दिया जाएगा। और एक बार सरकार से निर्देश आएंगे तो जींद में भी ये खुल जाएंगे। सर, जैसे दुकान बाजार की बात की जाए तो आपने जो है एक साइड एक दुकान खुलती है लेफ्ट राइट का, तो अभी क्या हालात जींद के अंदर? हमारे जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग है उस द्वारा एक पत्र जारी हुआ था कि लेफ़्ट राइट के हिसाब से आधी दुकानें, 50% दुकानें एक दिन खुलें जो कंजेस्टेड एरिया हैं। इस बारे में कुछ मंथन अभी चल रहा है। जैसे ही नई गाइडलाइन आएंगी हम उनको लागू करेंगे। जींद में मैं सभी ट्रेड यूनियंस का धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी तक व्यापारियों ने हमारा बहुत साथ दिया है पिछले 2 महीने में। हालांकि उन्हें नुकसान भी हुआ, परंतु उन्होंने कोरोना वायरस को यहाँ फैलने से रोकने में प्रशासन का जो साथ दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, रेस्टोरेंट्स की बात की जाए या फिर होटलों की बात की जाए, उसको कैसे, मतलब क्या गाइडलाइंस आई हुई है, क्या? अभी तक हमने रेस्टोरेंट और होटलों को केवल टेक अवे के लिए ही अलाउ कर रखा था, अभी तक वो नहीं खुले हुए थे। सरकार के नए मापदंडों के अनुसार अब वो जैसे जैसे अब 8 जून से खुलेंगे तो उनके लिए भी एक डिटेल्ड गाइडलाइन है जो हम समाचार पत्रों के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, डीसी साहब का साफ तौर पर यही कहना है कि जो 8 तारीख से धार्मिक स्थल या गुरुद्वारे की बात की जाए या मस्जिद की बात की जाए वो खोले जाएंगे। उसमें जो है जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि कोरोना वायरस किसी में ना फैल सके। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, ANB न्यूज, जींद। तो केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के नए मानक घोषित कर दिए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी। एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 2 महीने से भी ज्यादा समय से देश लॉकडाउन की मार झेल रहा था।
लेकिन केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट देते हुए लॉकडाउन 5 की जगह देश में अनलॉक 1 की शुरुआत की, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की रियायतें दी गई हैं। लेकिन जम्मू में अभी भी पहले की तरह पाबंदियां जारी रहेंगी। दरअसल कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जम्मू जिला अभी भी रेड जोन में है और ऐसे में रेड जोन में जारी पाबंदियां आगे भी कुछ दिनों तक जारी रहेंगी। चलिए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए सरकार की गाइडलाइंस। जम्मू जिला अभी भी रेड जोन में है, इसलिए राज्य में बिना पास ना तो एंट्री मिल सकेगी और ना ही कोई भी शख्स राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर सकेगा। जो भी शख्स दूसरे राज्य से जम्मू कश्मीर में एंट्री लेगा, उन्हें सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। क्या रहेगा बंद और क्या रहेगा खुला? जम्मू में पाबंदियों के बावजूद किराना, बेकरी, स्वीट शॉप, फल, सब्जियां, कृषि और पशु चारे से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन उनका समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसके अलावा फास्ट फूड, गुटखा, शराब, मॉल और होटल आदि बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट वालों को सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति रहेगी। देश भर में केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 को खत्म कर अनलॉक 1 शुरू किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया है। 8 जून के बाद ही इस पर जो है फैसला लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से राज्य के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसको देखते हुए फिलहाल सरकार ने जो फैसला लिया है कि 8 जून के बाद ही पूरी समीक्षा करने के बाद लॉकडाउन 4 जो है उसको आगे खोला जाएगा, ये इस पर विचार होगा। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन 4 की बात करें तो उस पर अभी भी पाबंदियां जारी हैं। जिस तरह से 3 जोन बनाए गए थे, खास करके रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में दुकानें जो हैं खोलने की इजाज़त मिली थी, ऑरेंज जोन में भी दुकानें खोलने की इजाज़त मिली थी, लेकिन रेड जोन में पाबंदियाँ जो कि तू हैं वहाँ पर पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा सख्त की हुई हैं। लेकिन अगर ऑरेंज जोन की बात करें तो वहाँ पर कुछ दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें खुलने की इजाज़त जो है वो दी गई थी। अगर इसी तरह बात करें बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की, तो वहाँ पर उनको 14 दिन का क्वारंटीन काटना होगा। उसके बाद ही वो अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वो अपने घर जा सकते हैं, लेकिन 14 दिन का क्वारंटीन जो है वो करना होगा। आपको बताऊं कि आज भी कोरोना के जो 3 मौतें हुई हैं, उसके बाद सरकार काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर पशोपेश में है कि क्या किया जाए। इसी असमंजस की स्थिति को देखते हुए सरकार ने फिलहाल जो है लॉकडाउन 4 की जो पाबंदियां हैं उनको जारी रखने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि किस तरह से राज्य सरकार आने वाले दिनों के बाद इन पाबंदियों को ख़त्म करती है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, ANB न्यूज़, जम्मू। और इसी के साथ ही क्या बोलती दुनिया में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।